बच्चे अभी तक हमने किया था कि स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता के रूप, यानी कि स्वतंत्रताएं किस प्रकार की, कितने प्रकार की है। आज हम कर रहे हैं कि जो स्वतंत्रता हमें मिली है उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसकी सुरक्षा हो, यानी कि स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय या स्वतंत्रता के रक्षक। तो जो हमारी स्वतंत्रता है ये हमें रातों रात ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए सैकड़ों वर्ष लगे, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सैकड़ों वर्ष लगे हैं, जब जाके हमें ये स्वतंत्रता मिली है। तो स्वतंत्रता के लिए, जैसे कि आप जो हिस्ट्री का बच्चा है वो अच्छी तरह से जानता है कि इंग्लैंड में भी स्वतंत्रता के नाम पर एक क्रांति हुई थी, जिसे जो 1688 में हुई थी, और जो स्वतंत्रता के नाम पर हुई, लेकिन फिर भी लोगों को वहां पर वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ है 1900 के करीब। इसी तरह 1789 में फ्रांस में भी एक क्रांति हुई जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया, लेकिन वहां पर भी राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित थी, लोगों को राज्य के कार्यों में भाग लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। तो हम कहेंगे कि सरकार की शक्तियों पर अंकुश तथा नियंत्रण स्थापित किए गए ताकि लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सके। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और भी कई नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। व्यक्ति तथा राज्य के संबंधों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ऐसे बहुत से उपाय किए गए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जा सके। आधुनिक समय में, आधुनिक राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, आज हम उन सबको पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रजातंत्रीय प्रणाली। मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है जिसमें है प्रजातंत्रीय प्रणाली। तो प्रजातंत्रीय प्रणाली आप सब जानते हैं, जहाँ पर लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है। तो हम कहेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है काफी हद तक सरकार के स्वरूप पर भी निर्भर करती है कि सरकार का रूप कैसा है, निरंकुश है, राजतंत्र है या कुलीन तंत्र है। इन सभी शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए स्वतंत्रता की स्थापना के लिए हम कहेंगे कि सबसे उत्तम प्रणाली है लोकतंत्रीय प्रणाली या प्रजातंत्रीय प्रणाली। प्रजातंत्र में हम कहेंगे कि जो प्रजातंत्र की आवश्यक शर्त है वो है स्वतंत्रता, समानता। तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून के निर्माण में जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी प्रदान करती है। राज्य के कार्यों में भाग लेने का हमें अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा जब लोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और अधिकारों के रूप में उसे पाते हैं। तो जब हम अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार भी उसी में से एक अधिकार है। तो हमारी जो हम कहेंगे कि प्रजातंत्र को स्वतंत्रता के समानार्थक ही समझा जाता है कि प्रजातंत्र और स्वतंत्रता दोनों एक आपस में जुड़े हुए हैं। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता व्यक्ति की सुरक्षित रहती है और उसकी स्वतंत्रता को कोई भी खतरा नहीं होता। इसके अलावा हम कहेंगे जो स्वतंत्रता के सबसे महान समर्थक रूसो है वो क्या कहते हैं कि स्वयं निर्मित कानूनों की आज्ञा पालन ही स्वतंत्रता है। ये डेफिनेशन आप सबको आपकी बुक में मिल जाएगी। तो केवल लोकतंत्र ही वह शासन प्रणाली है, हम कहेंगे, जो लोगों को कानून के निर्माण में भागीदारी प्रदान करती है। लोग कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से भाग लेते हैं। तो सबसे पहला जो है कि हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित किसमें रख सकते हैं, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में, कि सरकार का रूप प्रजातंत्रीय हो। सेकंड है अधिकारों का अस्तित्व। अधिकारों का अस्तित्व कि स्वतंत्रता के लिए यह भी अनिवार्य है कि नागरिकों को अविस्तृत अधिकार प्रदान किए जाए। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है। तो स्वतंत्रता तथा अधिकार, हम कहेंगे इन दोनों में चोली और दामन का साथ है। अधिकारों के अस्तित्व के बिना न तो स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है और न ही हम स्वतंत्रता का सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। अधिकारों के बिना स्वतंत्रता की रक्षा भी नहीं की जा सकती और स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए जिन परिस्थितियों की तथा जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो सब हमें उसकी स्थापना के लिए वो सब अधिकारों के माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का उसकी इच्छा अनुसार विकास करना होता है।
तो हम कहेंगे कि स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या हुआ कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, इसके लिए उसे स्वतंत्रता का होना जरूरी है। शिक्षा के अधिकार के बिना भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। इसके लिए व्यक्ति को शिक्षण संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाना चाहिए। उसे इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पा सके। इसके अलावा जहाँ यही बात हम अन्य विषयों के बारे में भी कर सकते हैं कि इसके जितने भी अधिकार और स्वतंत्रता है उनका वर्णन संविधान में किया जाना चाहिए, उनकी व्यवस्था संविधान में की जानी चाहिए। अधिकारों का केवल संविधान में वर्णन होना ही सही पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, बल्कि जो हमें जो 6 अधिकार दिए गए हैं उसमें जो छठा अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके द्वारा सरकार के अनुचित हस्तक्षेप को भी रोका जाना चाहिए, संविधान के द्वारा ही, कानूनों के द्वारा भी। तो संविधान के द्वारा जितने भी अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है उनकी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी समूह के द्वारा उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सके, ना ही उनके बीच में कोई बाधा अटका सके। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिए। तो हमारे अधिकारों का अस्तित्व भी हमारी, जिसमें कि एक अधिकार हमारा स्वतंत्रता का होता है, वो भी अधिकारों का अस्तित्व भी हमारे स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। तो पहला था प्रजातंत्रीय प्रणाली, दूसरा था अधिकारों का अस्तित्व, और तीसरा है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण यानी कि शक्तियों को अलग अलग बांटना, शक्तियों को एक ही जगह स्थापित न करके शक्तियों का अलग अलग उसका पृथक्करण किया जाए, अलग अलग बंटवारा किया जाए। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है फ्रांस के जो एक विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू ने जो क्या किया कि उसने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें इस सिद्धांत की उसने वर्णन किया है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का। उसने क्या कहा है कि जैसे हम 3 शासन की जो शक्तियां हैं, जैसे कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानून की पालना करवाना, ये सभी एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होने चाहिए। शासन की तीनों शक्तियां एक ही हाथ में होने से क्या होगा, निरंकुश शासन की स्थापना होगी और उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए शासन की तीनों शक्तियों को एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि 3 व्यक्तियों, 3 संस्थाओं के पास उसका होना जरूरी है। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये क्यों कहा था, उसने वहां पर, वो इंग्लैंड का एक नाविक था, इंग्लैंड का रहने वाला था, और उसने इंग्लैंड की नागरिकों की स्वतंत्रता को देखा था कि वहां पर लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। तो वहां के लोगों की स्वतंत्रता का मुख्य कारण क्या था कि शक्तियों का पृथक्करण था। तो मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि यदि व्यक्ति या समूह, चाहे वह लोगों का हो अथवा कुलीनों का हो, यदि वह तीनों कार्य, एक कानून निर्माण का कार्य, कानून लागू का कार्य, और उसके अलावा हम कहेंगे कि कानून निर्माण और कानून लागू करने और कानून का सही ढंग से पालन करवाने का कार्य, न्याय करने का कार्य, ये सब कुछ सही हो जाएगा अगर हम उसे अलग अलग हाथों में देंगे, एक ही हाथ में केंद्रित नहीं करेंगे। इस प्रकार हम कहेंगे कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार की शक्तियों का अलग अलग व्यक्तियों के पास, अलग अलग समूहों में निहित होना जरूरी है, और यदि एक अंग पालन कर बैठे तो दूसरा अंग उस पर नियंत्रण कर सके। यदि एक अंग अपनी शक्तियों से अलग मिसयूज करता है, शक्तियों का इस ढंग से प्रयोग करता है कि वो अपनी सीमा से बाहर निकल कर करता है, तो दूसरा अंग उस पर अंकुश लगा सके। तो तीसरा जो जरूरी है हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो है शक्तियों का पृथक्करण। फिर चौथा आता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तियों का पृथक्करण के साथ साथ उसका विभाजन अथवा विभाजन करना या विकेंद्रीकरण करना भी आवश्यक है। शासन की तीनों शक्तियां, चाहे कानून बनाना है, लागू करना है अथवा न्याय करना है, एक ही हाथ पर केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए। शक्तियों का कुछ भाग केंद्र के पास होना चाहिए और कुछ भाग राज्यों, सरकारों के नियंत्रण में होना चाहिए। तो जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब यही है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए ताकि वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। तो ये है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। फिर 5th आता है संविधानवाद। यस गर्ल्स, मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? ओके। 5th है संविधानवाद। व्यक्तिगत, हम कहेंगे कि संविधानवाद भी एक ऐसा उपाय है जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वतंत्रता के सभी उपाय अगर बेकार हो जाएंगे, अगर हम उन्हें संविधान में
जगह नहीं दे या संविधान के द्वारा उन्हें मान्यता न दी जाए। तो संविधानवाद हम किसे कहते हैं? जिसमें राज्य का प्रशासन तथा व्यक्ति से उसका संबंध संविधान पर आधारित होता है। तो संविधान जहाँ सरकार की शक्तियों का वर्णन होता है, जहाँ से उसकी शक्तियों के साथ साथ उसमें जो जो सीमाएं लगाई गई है, शक्तियों पर जो सीमाएं हैं या जो उसका उत्तरदायित्व होता है उसका वर्णन होता है। संविधान सरकार की शक्तियों का वर्णन करता है और उसकी शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी वर्णन करा जाता है संविधान में, और स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उन उपाय का जो ये उपाय बताए गए हैं इनका वर्णन भी संविधान में ही किया गया है। तो हम कहेंगे संविधानवाद स्वतंत्रता की रक्षा करने का एक संवैधानिक उपाय है जिसका होना अति आवश्यक है, और संविधानवाद के द्वारा भी व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर 6th पॉइंट आता है आर्थिक सुरक्षा। 6th पॉइंट इज आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो वर्तमान युग हम कहेंगे कि भौतिकवाद का युग है। व्यक्ति की सबसे बड़ी विवशता है या सबसे बड़ा काम है कि उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी कि उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का होना अति आवश्यक है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे कई बार अपना तन और मन बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में तब सोच सकता है जब वह इन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सके, इनसे ऊपर उठ सके। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को इन आर्थिक चिंताओं से मुक्त किया जाए। व्यक्ति आर्थिक चिंताओं से कब मुक्त होगा, कब मुक्त हो सकता है? जब उसे कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, उसके पास इतना रोजगार हो कि वह कम से कम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो जब उसे कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा तो कार्य के बदले उसे वेतन प्राप्त हो, उचित वेतन मिले, उसे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। ठीक है, तो जहाँ तक संभव हो सके समाज में आर्थिक भेदभाव कम हो, आर्थिक भेदभाव समाप्त करके आर्थिक समानता को स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए, जिसके कारण कोई भी किसी का शोषण ना कर सके। तो हम कहेंगे कि आर्थिक समानता, आर्थिक सुरक्षा ये भी हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का एक उपाय है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कानून का शासन। कानून का शासन की स्वतंत्रता की रक्षा का एक अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण रक्षा कवच है कानून का शासन। किसी भी व्यक्ति या समुदाय सबसे ऊपर होता है कानून का शासन। तो कानून का शासन सबसे पहले हम कहेंगे इंग्लैंड में स्थापित किया गया था, डाइसिन ने किया था वहां पर स्थापित, इसलिए वहां पर इंग्लैंड में लोगों की स्वतंत्रता भी सुरक्षित है। कानून का शासन का मतलब क्या है कि सभी तरह के भेदभाव को समाप्त किया जाए, सबके लिए एक समान कानून बनाया जाए, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हो, कानून की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति कानून की दृष्टि में अगर अपराधी है तो बिना कि उसके पद तथा प्रभाव को के ध्यान में रखकर उसे दंड दिया जाए, यानी कि एक साधारण व्यक्ति को और एक जो उच्च पद पर बैठा व्यक्ति है उन दोनों के लिए एक जैसा कानून हो, और अगर वो दोनों एक जैसा अपराध करते हैं तो उनके लिए एक जैसे दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है, और कानून उन लोगों पर समान रूप से लागू होता है जो कानून का निर्माण करते हैं, यानी कि कानून का निर्माण करने वाले व्यक्ति भी उसी कानून के अंदर आते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी को कानून के समक्ष समानता प्राप्त हो और भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में ही हम कहेंगे कि स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। कानून का शासन स्वतंत्रता की सुरक्षा का एक अच्छा उपाय है। जो कानून अगर समान रूप से लागू किया जाएगा तो सभी की स्वतंत्रता की रक्षा भी वह समान रूप से करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। हाँ जी बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? आवाज क्लियर है मेरी? बीच में मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ ताकि आपकी जो डिस्टरबेंस है वो किसी दूसरे बच्चे को वो ना करे। तो हमारा 8th पॉइंट है अब स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। तो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना भी अति आवश्यक है। न्यायपालिका की स्थापना का उद्देश्य जहाँ कानून की व्याख्या करना होता है, कानून की रक्षा, कानून तोड़ने वाले को दंड देना होता है, विवादों का निपटारा करना होता है, वही न्यायपालिका का एक सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता की रक्षा करना।
और अगर विधान पालिका या कार्यपालिका ऐसे कानूनों का निर्माण करे या उन्हें लागू करे जो व्यक्ति के अधिकार तथा स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, तो उन्हें ऐसे कानून को बनाने से रोकना, ये भी हमारी न्यायपालिका का ही कार्य है। तो न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा उसी अवस्था में कर सकती है जब वह स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होगी। अगर वह स्वतंत्र तथा निष्पक्ष नहीं है, अगर उसके ऊपर विधान पालिका या कार्यपालिका का दबाव है, तो वह लोगों के स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकती। तो इसके लिए जरूरी है कि उसका जो निष्पक्ष कैसे हो सकती है कि न्यायाधीशों को एक अच्छा वेतन मिले, अच्छा भत्ता मिले, रहने को निवास स्थान मिले और उसके रिटायर होने के पश्चात पेंशन की व्यवस्था हो। योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि उस पर विधान पालिका तथा कार्यपालिका का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर न्यायाधीशों को उनके पदों से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें तुरंत उनके पद से हटाया जाए, उसके लिए कठिन प्रक्रिया होनी चाहिए, अति आवश्यक है। ऐसी अवस्था में ही जो न्यायपालिका है वो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है। तो न्यायपालिका हमारी रक्षा कब करेगी? जब वह स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होगी। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी स्वतंत्रता की रक्षा के उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय है। फिर नेक्स्ट आता है समान अधिकार। कि समान अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हम कहेंगे यह भी आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, आयु, जाति, भाषा, रंग, लिंग आदि किसी के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए सबको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वर्ग को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति या वर्ग को विशेष अधिकार मिलते हैं या किसी को उन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो ये स्वतंत्रता की भावना के विरुद्ध होगा। यदि हम किसी वर्ग को अधिकारों से वंचित किया जाता है तो क्या होगा कि लोगों में हीन की भावना उत्पन्न हो जाएगी। लोग जिनको वो अधिकार नहीं मिले वो अपने आप को हीन समझेंगे और किसी को विशेष अधिकार मिल जाएंगे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। तो दोनों ही अवस्थाएं हम कहेंगे कि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त नहीं है। तो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त हो और तभी उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, तभी वो संभव है। तो ये था समान अधिकार। फिर आता है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रेस। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रेस, प्रेस जो हमारा मीडिया होता है, फ्री एंड इम्पार्शियल। तो वर्तमान में हम कहेंगे कि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि जो हमारी प्रेस हो वो निष्पक्ष तथा स्वतंत्र हो। समाचार पत्र, पत्रिकाएं का अध्ययन हर एक नागरिक के द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें देश विदेश की जानकारी हो, प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था की जानकारी हो, सरकार क्या कर रही है उन्हें यह पता चले। तो प्रेस एक तरफ तो हम कहेंगे कि सरकार पर अंकुश लगाने का कार्य करती है, दूसरी ओर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करती है, दूसरी और इसके अलावा नागरिकों को अपनी सुरक्षा के बारे में भी बताती है। लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति में प्रेस तभी सफल हो पाती है, प्रेस ऐसा कार्य तभी कर पाएगी जब वह सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रेस ही नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है। तो ये था स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रेस। फिर इसके बाद आता है राजनीतिक शिक्षा। तो हम कहेंगे कि लोकतंत्री शासन प्रणाली जो है, जनता की सरकार होती है, वो जनमत पर आधारित होती है। लोगों द्वारा शासन के सभी कार्य, लोगों को शासन के सभी कार्यों में हम कहेंगे कि भाग लेने का अधिकार है या उनकी राजनीतिक सहभागिता होती है। और यह कब संभव होता है? यदि लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हो, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए लोगों का राजनीतिक रूप से भी शिक्षित होना जरूरी है। राजनीतिक शिक्षा के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों का पता चलता है, उन्हें उनका क्या उत्तरदायित्व है, उनके क्या कर्तव्य है। ये सब कर्तव्यों का बोध भी हम कहेंगे कि राजनीतिक शिक्षा के द्वारा ही उन्हें होता है। तो बिना राजनीतिक शिक्षा के मनुष्य अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगी कि स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों के जो हमने अध्ययन किया है, तो उससे हम कहेंगे कि स्वतंत्रता को प्राप्त करना, स्थापित करना तथा प्रयोग करना जितना आवश्यक है, उससे भी अधिक आवश्यक है कि उसकी रक्षा करना। राज्य केवल हमारे लिए उन परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है समान रूप से, लेकिन कौन व्यक्ति किस सीमा तक
उस स्वतंत्रता का उपभोग करता है, यह उसकी क्षमता पर, उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। तो सभी नागरिकों को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है और स्वतंत्रता की अवधारणा सिर्फ व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए व्यक्ति के ऊपर ही उसकी रक्षा का दायित्व है। उसकी सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। और स्वतंत्रता हम कहेंगे कि एक ऐसी तलवार है, एक ऐसी दोहरी तलवार है जिसका प्रयोग होने की अवस्था में निरंकुशता तथा प्रयोग अधिक होने की अवस्था में अराजकता का भय बना रहता है। तो ये आज हमने किए हैं तो स्वतंत्रता की सुरक्षा